जय हिंद साथियों। तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए आपको जिस वीडियो का इंतजार था वो वीडियो साथियों आपके समक्ष आपके सामने साथियों प्रस्तुत हो चुकी है। इस वीडियो में साथियों मैं आपको बिल्कुल सेम टू सेम वो आइडिया दे दूंगा जैसा आपका पेपर आएगा। आपके मन में सवाल था साथियों कि कैसा पेपर आएगा, तो वो पेपर आपके लिए साथियों तैयार हो चुका है जो बिल्कुल सेम टू सेम होगा साथियों आपके रियल पेपर की तरह। इसमें हम लोग सबसे पहले हिंदी को देखेंगे, उसके बाद जीके जीएस करंट अफेयर को, उसके बाद रीजनिंग मैथ्स को और मैथ्स के डीआई के क्वेश्चन, और उसके बाद इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। यानी कि पूरे पेपर का हल आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर आप साथियों ये आइडिया लगाना चाहते हैं परीक्षा से पहले कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, पेपर कैसे आएगा, तो आज की इस वीडियो के सभी सवालों को अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लीजिए। पेपर आपका साथियों बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। चलिए, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदी का पहला उपन्यास साथियों किसे माना जाता है। तो हिंदी का पहला उपन्यास साथियों किसे माना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो परीक्षा गुरु को माना जाता है। अच्छा, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास हैं, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि आ उपसर्ग से बना शब्द इसमें से कौन सा है। देखिए इसमें आ उपसर्ग नहीं है, इसमें भी आ उपसर्ग नहीं, इसमें छोटा आ उपसर्ग है और इसमें अप उपसर्ग है। मैं कहूंगा आ जन्म में क्या हो जाएगा, आ उपसर्ग हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए कह रहे के निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म विपरीतार्थक नहीं है। तो विपरीतार्थक कौन सा नहीं है, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। देखिए कंजूस का विलोम क्या होता है? उदार। ऊंच का विलोम क्या होता है? नीच। और उदय का विलोम उग्र नहीं होता है साथियों। उत्थान का विलोम क्या होता है? पतन होता है। तो कुल मिला के कौन सा विलोम युग्म नहीं है? ऑप्शन नंबर सी वाला नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका आंसर है। उसके बाद देखिए करेंगे अंथा स्थ व्यंजन साथियों क्या है। देखिए अंथा स्थ व्यंजन या, रा, ला, वा, ये अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। तो मैंने ये बताया नहीं, मैंने ये भी नहीं बताया, मैंने ये भी नहीं बताया, मैंने साथियों या बताया, यानी कि अंतःस्थ व्यंजन इसमें से या है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि 5 लाख की लॉटरी लगते ही उसके तोते उड़ गए। तोते उड़ गए नहीं कहते हैं, उसके छक्के छूट गए नहीं साथियों, उसके दिन फिर गए ये कहा जाता है कि भैया लॉटरी लगते ही उसके दिन फिर गए। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए अमीर खुसरो का जन्म साथियों कहां पर हुआ था। तो अमीर खुसरो का जन्म कहां पर हुआ था? आपके उत्तर प्रदेश में हुआ था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनको क्या कहा जाता है साथियों? तोता हिंद के नाम से साथियों इनको जाना जाता है ना, और कव्वाली का जनक भी इनको कहा जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस इतिहासकार ने 8 सुल्तानों का काल देखा था। तो इनका नाम भी साथियों क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अमीर खुसरो की अगर बात करें तो इन्होंने ही साथियों 8 सुल्तानों का काल देखा था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए कह रहे कि किसने पद्मावत की रचना की थी। तो पद्मावत की रचना साथियों किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी, जिनका आंसर ए है, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए 1739 का जो करनाल का युद्ध था, इसमें नादिर शाह और किसके बीच ये लड़ा गया था। यानी कि ये करनाल का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो मैं कहूंगा ये हुआ तो 1739 में था करनाल का युद्ध, लेकिन नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। यानी कि मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई गीत गोविंद, इसके लेखक कौन है? तो गीत गोविंद पुस्तक के लेखक मैं आपको कई बार बता चुका हूं साथियों, जयदेव हैं, जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि कब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक शिक्षा प्रणाली की पेश की थी, है ना, जिसे वुड डिस्पैच के नाम से भी जाना जाता है। तो पता किसकी बात चल रही है साथियों? कौन से वर्ष की बात चल रही है? 1854 की बात चल रही है। 1854 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक शिक्षा प्रणाली पेश की थी जिसको वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए कह रहे कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो आपको याद रखना है स्वामी सहजानंद जी के द्वारा ही अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की गई थी। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने साथियों जय हिंद का कमेंट नहीं किया तो कुछ नहीं किया, तो जय हिंद का कमेंट भी आप लोग साथियों जरूर कर दीजिए। उसके बाद देखिए कह रहे के निम्नलिखित में से किस सम्राट के शासन काल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था। तो पता है किसके समय में हुआ था? ये शेरशाह सूरी के समय में हुआ था। कह रहे कि थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था। तो पता कहां मिला था साथियों? अजमेर के किले में मिला था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए कह रहे कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में कोलकाता में एक नेशनल कॉलेज की शुरुआत की गई थी। तो किसकी अध्यक्षता में की गई थी? अरविंद घोष की अध्यक्षता में साथियों। फिर से पढ़ेंगे, स्वदेशी आंदोलन के दौरान अरविंद घोष की अध्यक्षता में कोलकाता में एक नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी। ये डिक्टो सवाल आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार
किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो जब साथियों बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन जो हुआ था उसमें साथियों स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार बंगाल विभाजन के विरुद्ध इस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। कह रहे कि भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है? तो सबसे कम जो साझा करता है भारत अपनी सीमा, ये अफगानिस्तान देश के साथ करता है। उसके बाद देखिए भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में कौन सी रेखा विभाजित करती है? तो वो साथियों कर्क रेखा है। कर्क रेखा भारत को 2 लगभग बराबर हिस्सों में बांटती है। अच्छा, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अगर आपको पता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, है ना। कुछ बच्चे गलत बताएंगे, कुछ लोग सही बताएंगे। तो जो लोग सही बताएंगे भाई बहुत अच्छी बात है उनके लिए, और जिनको नहीं पता है उनको भी पता चल जाएगा आप लोग के माध्यम से, वरना मैं तो बता ही दूंगा। और मैं बता भी चुका हूं अपनी वीडियो में कई बार। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण साथियों किसने किया था? तो इनका नाम है सर सिरिल रैडक्लिफ, और इनके द्वारा ही भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किया गया था। कह रहे कि नंदा देवी चोटी की जब हम बात करते हैं तो ये असम हिमालय का एक भाग है, नहीं, ये गढ़वाल हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी जो है ना, ये गढ़वाल हिमालय का भाग है, ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कह रहे कि कार्डामम पहाड़ियां जिनकी सीमाओं पर स्थित हैं वो हैं, यानी कि जो कार्डामम पहाड़ियां हैं ना साथियों, ये केरल और तमिलनाडु की एक तरीके से सीमाओं पर आधारित है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कहने के बताइए शांत घाटी कहां पर स्थित है? साइलेंट वैली भी इसको कहा जाता है। तो ये केरल में स्थित है साथियों, शांत घाटी। उसके बाद देखिए यमुना नदी गंगा से मिलती है। तो यमुना नदी जो है ना, यमुना नदी ये हरिद्वार में गंगा से मिलती है? नहीं साथियों, ऋषिकेश में भी नहीं, ये इलाहाबाद में जाकर गंगा नदी से मिलती है। कौन सी नदी? यमुना नदी। उसके बाद देखिए रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? तो ये तो साथियों कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। कौन सी नदी? रामगंगा नदी। अगला देखिए यमुना और गोमती नदी। क्या साथियों यमुना नदी और गोमती नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये दोनों तो गंगा नदी की सहायक नदियां हैं, इसलिए जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कह रहे कि 26 नवंबर 1949 में प्रभावी होने वाले कुल कितने अनुच्छेद थे? तो इस डेट तक साथियों कितने अनुच्छेद प्रभावी हो चुके थे आपसे पूछा जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ, बहुत ज्यादा नहीं साथियों, सिर्फ और सिर्फ 16 अनुच्छेद प्रभावी हो चुके थे 26 नवंबर 1949 तक। उसके बाद देखिए अगला सवाल। अच्छा, अब अगर बात करें कितने अनुच्छेद, लगभग 470 अनुच्छेद के आसपास अनुच्छेद हैं, 470 से प्लस। भारतीय संविधान को बनाने के लिए भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल 12 अधिवेशन हुए थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो जब पारित हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद थे और उस समय 8 अनुसूचियां थी, इसलिए आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं यानी कि अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी है? तो अभी मैंने आपको बताया था 470 से ऊपर है वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की कुल संख्या। अगला देखिए भारत की संसद यानी कि पार्लियामेंट किस मॉडल पर आधारित है साथियों बताइए? तो जर्मन पार्लियामेंट पर आधारित है? नहीं साथियों, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट पर आधारित है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए किसी संसद की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करते हैं? अध्यक्ष करते हैं? नहीं। अध्यक्ष या सभापति करते हैं? नहीं साथियों, सभापति भी नहीं करते हैं, राष्ट्रपति साहब करते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। कह रहे कि भारत की संचित निधि से धनराशि व्यय की जा सकती है। तो धनराशि जो व्यय की जाती है ना, ये राष्ट्रपति की अनुमति से की जाती है? नहीं। संसद की मंजूरी से की जाती है? बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए साथियों प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 92, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 126? नहीं साथियों, अनुच्छेद 108 यहां पर होना चाहिए, है ना। यानी कि अनुच्छेद 108 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित है। उसके बाद देखिए राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया जाता है? तो किसका उल्लेख किया जाता है? उपराष्ट्रपति का। बिल्कुल सही जवाब, उपराष्ट्रपति का ही उल्लेख किया जाता है। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। यह भी आपको साथियों याद रखना एक ही बात है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी के अधीन आने वाली जो 4 कर दरें हैं, 4 करों की जो दरें हैं वो कौन कौन सी? 6%, 9%, 18,
28 है, या 5%, 12%, 18%, 28%, मैं कहूँगा ये बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, एक बार कमेंट सेक्शन में साथियों मुझे बताइएगा आप लोग, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि भारत में प्रमुख राज्य कर इनमें से कौन सा है, बताइए। तो कौन सा है, स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण कर, आयकर, निगम कर, या साथियों सीमा कर, बताइए। देखिए राज्य कर की अगर बात करते हैं तो स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण कर ये एक तरीके से राज्य कर है ना। करके प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो ये साथियों नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई थी। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए पनडुब्बियों में समुद्र स्तर से ऊपर की चीजों को देखने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, तो अगर आपका जवाब साथियों पेरिस्कोप है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, करके राइट बंधुओं ने दुनिया की पहली सफल नियंत्रित संचालित उड़ान को कब पूर्ण किया, तो साथियों कब पूर्ण किया, 1903 में पूर्ण किया, बिल्कुल सही बात है, आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जाएगा। अगला देखिए, करके किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जा सकता है, तो मैं कह सकता हूं सोडियम को साथियों मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जा सकता है। जिनका भी आंसर, जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है निम्न धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, तो अगर सोने की हम बात करते हैं तो ये साथियों स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है धातु है। किस पदार्थ में कैल्शियम पाया जाता है, तो कैल्शियम की अगर बात करते हैं साथियों जिप्सम में पाया जाता है। क्या जिप्सम में कैल्शियम पाया जाता है, आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था, तो गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार पता साथियों किसने किया था, सीवी देसाई। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था, सीवी देसाई साहब ने। अगला सवाल है, कह रहे कि बायोगैस संयंत्र से निष्कासित कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में प्रयोग होती है, तो मीथेन गैस जो होती है ना साथियों, मीथेन गैस ये एक तरीके से ईंधन गैस के रूप में प्रयोग होती है। उसके बाद देखिए कि किसका अधिकतम तापजनक मान होता है, तो हाइड्रोजन की अगर बात करें साथियों हाइड्रोजन का अधिकतम तापजनक मान होता है, आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, यहां पर अगर बात करें अब कुछ क्वेश्चन हम लोग करंट अफेयर के देख लेते हैं, क्योंकि लगभग है ना लगभग 10 से 10 सवाल आपके करंट अफेयर के आएंगे। तो अगर आप 10 के 10 करंट अफेयर के सवाल करना चाहते हैं तो इन सारे करंट अफेयर को तैयार करना आपके लिए कंपलसरी है। यहां से भी कुछ क्वेश्चंस आपको दिखेंगे करंट अफेयर के। कह रहे कि पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा 53 लाख डॉलर में कहां पर साथियों बिका है, लंदन में, न्यूयॉर्क में, बीजिंग में, मैं कहूंगा न्यूयॉर्क में बिका है, आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि ओरिएंटल कप 2025 कहां पर शुरू हुआ है, तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है ओरिएंटल कप 2025। अगला देखिए FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा, तो अपना देश भारत साथियों इसकी मेजबानी करेगा FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की। कह रहे कि किस राज्य सरकार ने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूध सब्सिडी योजना शुरू की है, तो किसने की है साथियों, असम ने की है। असम आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलयान युद्धपोत अजय का उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो अजय का उद्घाटन साथियों पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में किया गया। इसको एक बार और पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। हाल ही में भारतीय नौसेना के जो पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलयान युद्धपोत जिसका नाम अजय है, अजय का उद्घाटन जो किया गया वो कोलकाता में किया गया है। कह रहे कि न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली ने किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सातों शपथ ली है, तो ये बिहार के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, कौन, पंचोली साहब। उसके बाद देखिए कह रहे कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, वो कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे, तो वो साथियों 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला देखिए कह रहे कि स्लीपिंग प्रिंस के नाम से जाना जाने वाला एक किस देश के राजकुमार थे, ये इनका निधन हो गया है। तो अगर बात करते हैं साथियों सऊदी अरब की, ये सऊदी अरब के कहीं ना कहीं एक राजकुमार कहे जाने वाले है ना, स्लीपिंग प्रिंस इनको कहा जाता था। 2005 में इनका कार एक्सीडेंट हुआ था और फिर ये कोमा में चले गए थे और अब हाल फिलहाल के कुछ महीनों पहले साथियों इनका निधन हो गया है। उसके बाद देखिए किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री VS अच्युतानंदन का निधन हुआ है साथियों, ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो ये केरल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनका भी हाल फिलहाल में निधन हुआ है। उसके बाद देखिए वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का चाय निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है, तो कितने प्रतिशत बढ़ा है, 2.8% बढ़ा है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा।
अगला देखिए साथियों, कह रहे कि किसने जापान ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? शी यूची ने जीता है। किसने जीता है साथियों? शी यूची ने जीता है जापान ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष सिंगल्स का खिताब। अगला देखिए, एलन बर्गमैन का अभी हाल फिलहाल में निधन हुआ है। तो ये कौन थे साथियों? एक तरीके से बात करें, ये गीतकार थे। एलन बर्गमैन इनका नाम था और ये एक गीतकार थे। किस राज्य सरकार ने शक्ति श्री नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा की है? तो मैं कह सकता हूं ओडिशा राज्य सरकार ने शक्ति श्री नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा की है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, पूछा जा रहा है कि किसने द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? तो ये पुस्तक साथियों राम माधव जी ने लिखी है। किसने? राम माधव जी ने ही द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। चलिए साथियों, अब उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें साथियों, ग्राफ के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। ये 5 क्वेश्चन होंगे साथियों ग्राफ के, और इसमें से चेक कीजिएगा कि आप कितने क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल सही कर पाते हैं। यानी कि ग्राफ में किसी देश के विभिन्न वर्षों में उत्पादन को दर्शाया गया है, ठीक है ना। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों, जैसे कि 1980 की हम बात करते हैं, तो कितना यहाँ पर हुआ है साथियों? लगभग आपको कितना दिख रहा होगा साथियों? 30 दिख रहा होगा, है ना। 30 दिख रहा होगा, तो यहाँ पर 30 का हुआ है। अच्छा, यहाँ पर अगर बात करें, देखिए बीच में आ रहा है ना, तो यहाँ पर 35 का उत्पादन हुआ है। अब यहाँ पर 1000 की बात चल रही है, खैर हम इसको 35 ही मानेंगे, मतलब हम इसको 35 ही मानेंगे। 1982 की अगर बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पर 20 लाख का हुआ, ऐसे मान सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए बीच में आ रही है ना, तो ये 25 लाख का उत्पादन हुआ होगा। 1984 में कितना हुआ है? 1984 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 15 का हुआ है, ठीक है ना। और 1985 की अगर बात करते हैं तो ये लगभग बराबर है ना साथियों। हाँ, तो ये 30 का ही हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? 30 का हो जाएगा। तो अब साथियों सवालों की तरफ हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं। चलिए, अच्छा यहाँ पर नहीं लिख पाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक सेकंड रुकिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, लिख लेते हम लोग, यहाँ पर लिख लेते। सबसे पहले सवाल को पढ़िए, सारे लिखने की जरूरत भी नहीं है, जो जो सवाल में कहा जाए उसको देखिए। कह रहे कि 1982, है ना, क्या कहा जा रहा है साथियों? 1982 और 1984 में खाद्यान्नों के उत्पादन का योग किस वर्ष के उत्पादन के बराबर है? ये बात आपसे पूछा जा रहा है। तो इस सवाल को देखिए, 1982 की अगर बात करते हैं तो ये हो गया। इसमें कितना है साथियों? इसमें अगर बात करते हैं ना तो 20 लाख है। कह रहे कि 1984 में, है ना, 1984 की अगर बात करते हैं, इसमें कितना है साथियों? इसमें 15 है ना, तो 15 लाख हो गया। कहने के इन दोनों वर्षों के उत्पादन का योग, ठीक है, इन दोनों के वर्षों का उत्पादन का योग करते हैं, 15 20 कितना हो जाएगा साथियों? 30 और 35, 35 हो जाएगा। तो कह रहे कि ये किस वर्ष के उत्पादन के बराबर है? यानी कि आपको ये देखना है कि 35 तो यहां पर है और 35 कहां पर है। यहां पर हम लोग देख लेते, देखिए साथियों 35 की अगर बात करते, एक तो आपका यहां पर भी तो है, तो 1981 आपका जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। यानी कि इनका और इनका योग जो होगा ना वो 35 है, और ये 35 और कहां पर है? तो 1981 में भी है, इसलिए इस सवाल का जवाब आपका 1981 होगा। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि 1981 और 1985 में खाद्यान्नों के उत्पादन का अंतर कितना है? तो 1981 में कितना उत्पादन हुआ है साथियों? 35 लाख का उत्पादन हुआ है। 1985 की अगर बात करते हैं तो इसमें कितना उत्पादन हुआ है साथियों? 35 का हुआ है। देखिए जरा, 35 का इसमें हुआ है, और इसमें क्या है? इसमें एक तरीके से अगर बात करें तो इसमें से भी तो साथियों 35 का हुआ है 1981 में, है ना, और 1985 में खाद्यान्नों के उत्पादन का अंतर आपसे पूछा जा रहा है। तो फिर साथियों ये 35 नहीं होगा। आप देखिए यहाँ पर अगर थोड़ा सा आप साथियों यहाँ पर ध्यान दोगे ना, तो इसकी दूरी कम है और इसकी दूरी ज्यादा है, यानी कि ये 35 है तो ये 30 होगा। तो इन दोनों का अंतर कितना होगा साथियों? है ना, इन दोनों का अंतर कितना होगा? 35 और 30 का अंतर 5 होगा, यानी कि 5000 टन ये जो आपका जो होगा ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1984 से 1985 तक उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 1984 ये है, 1984 में साथियों कितना हुआ था? 15 लाख का हुआ था, 15 मान लेते हैं। और ये क्या था साथियों? ये आपका कितना था? 30 लिखा था ना हमने, हाँ, तो 30 हो जाएगा आपका ये। चलिए, तो कहा जा रहा है कि 1984 से 1985 तक उत्पादन में कितने की वृद्धि हुई? मैं कहूंगा साथियों 15 की वृद्धि हुई। 15 की वृद्धि हुई ना साथियों। चलिए 15 की वृद्धि हुई साथियों, कितने से हुई है? 15 से हुई है, तो 15 से 15 कैंसिल, 100% आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 100% की वृद्धि होगी। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। चलिए
उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि सबसे न्यूनतम खाद्यान्नों का उत्पादन सबसे अधिकतम खाद्यान्नों के उत्पादन से कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे न्यूनतम पता कौन सा है साथियों, सबसे न्यूनतम की अगर बात करते हैं आपको ये वाला लग रहा है, और ये वाला साथियों कितना है, ये वाला 15 है, ठीक है ना। और सबसे अधिकतम ये वाला, सबसे अधिकतम कितना है, 35 है। तो ये इससे साथियों कितना कम है ना, ये इससे कितना कम है, मैं कहूंगा 20 कम है। तो 20 कम है साथियों, है ना, इसको ही प्रतिशत में आपको बदलना है। अच्छा 20 कम है तो 20 किससे कम है साथियों, 35 से 20 कम है तो 35 नीचे आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करा लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35 हो जाएगा, यानी कि आपका जो आ जाएगा 400/7 आ जाएगा। अब इसको कट करिए, देखिए साथियों 7 पंजे 35 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 बचेगा, 40 से 5 बचा ना, तो 5 50 हो गया, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, बचा एक वो यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ साथियों सबसे न्यूनतम खाद्यान्नों का उत्पादन सबसे अधिकतम खाद्यान्नों के उत्पादन से कितना प्रतिशत कम है, 57 सही 1/7% कम है। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को साथियों, और आप लोग मुझे बता दीजिए साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो सकता है। चलिए तो कहा जा रहा है कि यदि समायरा मेरे पिता की माता की इकलौती पुत्री की पुत्री है तो समायरा का मुझसे क्या संबंध है। यानी कि समायरा जो है ना ये मेरे पिता की माता, यानी कि मेरे एक तरीके से अगर बात करते मान लीजिए ये मैं हूं, है ना। क्या कहा जा रहा है साथियों, मेरे पिता की माता यानी कि मेरे दादी, है ना, मेरी दादी के इकलौते पुत्र कौन हो जाएंगे, यानी कि मेरे पापा, मेरी दादी के इकलौते पुत्र यानी कि मेरे पापा की पुत्री है, यानी कि वो तो सातों मेरी बहन होगी ना। तो बहन होगी, बहन कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे क्या पूछा जा रहा है देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। कहने के एक सम्मेलन के अंत में उपस्थित सभी 30 व्यक्तियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, इस प्रकार कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया। ऐसा सवाल आपसे अक्सर साथियों पूछा जाता है। कह दिया जाता है कि भाई एक पार्टी है, एक सम्मेलन है ना, उसमें 40 व्यक्ति या 50 55 60 है ना 500 कितने भी व्यक्तियों ने हाथ मिलाते तो कहते कि कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया। इसमें मैं आपको सिर्फ एक सूत्र बता देता हूं, वो आप लोग याद रखेंगे, है ना। तो मिलाए गए हाथों की संख्या बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, n(n-1) बटे क्या हो जाएगा 2। अच्छा n क्या होगा, n ये नंबर होगा 30 व्यक्ति वाला, तो इसको कैलकुलेट कर दीजिए, n 30 आ जाएगा और ये n-1 यानी कि 30 - 1 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा, 2 से कट करेगा 15 तो 15 हो जाएगा, यानी कि 29 की गुणा आपको सातों 15 से करा लेनी है। 9 पंजे 45 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 4 14 हो जाएगा, ये आपका 29 आ जाएगा, 5 आ गया और ये आपका सातों 13 आ जाएगा, है ना, और ये आपका 4 यानी कि 435 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर 30 व्यक्ति हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे, 435 बार हाथ मिलाए जाएंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस प्रकार से बने घन में संख्या 7 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर कौन सी संख्या है। तो बहुत आसान है, 1 सेकंड का सवाल है साथियों, सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड का। देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि 8 का विपरीत आपसे पूछा जाता है, यहां पर 7 का पूछा गया, तो 8 का विपरीत अगर आपसे पूछा जाता तो 8 का आप 6 बताते, या 6 का विपरीत पूछा जाता तो आप 8 बताते। अगर आपसे 4 का विपरीत पूछा जाता तो साथियों आप 3 बताते, या 3 का विपरीत पूछा जाता तो 4 बताते। अब बचा क्या साथियों, 7 बचा और 5 बचा, यानी कि 7 का विपरीत क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर 5 का विपरीत पूछते तो 7 बताते, यानी कि 7 का विपरीत क्या होगा 5 होगा, और 5 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कहा जा रहा है कि एक नंबर सीरीज वाला सवाल है, कह रहे कि 6 है, 8 है, उसके बाद 20 है, उसके बाद 50 है और उसके बाद साथियों 100 यहाँ पर 6 है, ठीक है ना। इसको आपको करना है और बताना है कि अगला नंबर यहाँ पर क्या हो सकता है, बताइए। चलिए तो 6 से 8 हुआ, मेरा मानना है यहाँ पर 2 बढ़ा है। 8 से 20 हुआ, यहाँ पर तो 12 बढ़ गया एकदम से। अब यहाँ पर 30 बढ़ गया, अब यहाँ पर कितना बढ़ गया साथियों 50 और 6 56 बढ़ गया, तो यहाँ पर कितना बढ़ेगा। अच्छा यहाँ पर भी आप एक बार करिए, कितना बड़ा साथियों 10 बड़ा, कितना बड़ा 8 बड़ा, कितना बड़ा साथियों 30 से 56 हो गया 26 बढ़ जाएगा, ठीक है ना। 30 से ये साथियों 18 यहाँ पर बढ़ेगा, है ना, 12 से 30 हुआ तो 18 बढ़ेगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अगर बात करें कितना बड़ा है साथियों 8 बड़ा है, और यहाँ पर कितना बड़ा है भी 8 बड़ा है, तो यहाँ पर कितना बढ़ेगा 8 बढ़ेगा 26 और 8 कितना हो जाएगा साथियों 34 हो जाएगा। यानी कि अब 56 में 34 बढ़ाओगे तो यहाँ पर वाला नंबर आपको मिलेगा 6 4 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8 और 1 9 90 बढ़ेगा, यानी कि 106 में 90 बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा साथियों, है ना
एक तरीके से 196 आ जाएगा, और 196 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी वाले में। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, यानी कि उस वेन आरेख का चयन करिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को अच्छी तरह से दर्शाता है। पुलिस, पुरुष और पति, इसके लिए आपको बताने क्या हो सकता है, बताइए। मान लीजिए साथियों अगर पुलिस की बात करें, ये क्या हो गई, ये पुलिस हो गई, है ना। यानी कि पुलिस, देखिए कुछ पुरुष की अगर बात करते हैं तो कुछ पुरुष मान लेते हैं, कुछ पुरुष क्या हो जाएंगे, पुलिस वाले हो जाएंगे, है ना। हो सकता हो इतनी महिलाएं हों। उसके बाद करेंगे पति। अच्छा, अब जितने भी पुरुष होंगे, जितने भी पति होंगे वो सब पुरुष ही तो होंगे, तो कुछ पति भी साथियों पुरुष हो जाएंगे। तो ऐसा आरेख बनेगा, ऐसा कहां पर बना हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में बना हुआ है। इसलिए जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां से साथियों अब आपके सामने मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो सिर्फ 5 क्वेश्चन साथियों हम लोग देखेंगे मैथ के, क्योंकि आपके रियल एग्जाम में भी 5 क्वेश्चन ही आएंगे। तो चेक कीजिए साथियों, ऐसे सवाल आते हैं और ऐसे अगर 5 सवाल डिक्टो आ जाते हैं तो इनमें से कितने सवाल आपके बिल्कुल सही जाते हैं। तो देखिए साथियों, कह रहे कि एक दुकानदार ने किसी निश्चित वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने का निर्णय किया। उसने निर्धारित मूल्य से 45% अधिक मूल्य का टैग उस वस्तु पर लगाया। वस्तु को क्या साथियों, वस्तु को बेचते समय उसने उस पर 40% की छूट भी दी। याद कीजिए कि उसे निर्धारित मूल्य से कितने रुपए अधिक या कम मिले, अधिक मिले या कम मिले। देखिए मान लेते साथियों उसने वस्तु 100 रुपए में खरीदी। अब कहा जा रहा है कि उस निर्धारित मूल्य से जो कि 100 रुपए है, इससे 45% अधिक मूल्य पर उसने टैग लगाया। यानी कि 100 रुपए की खरीदी नहीं, मान लीजिए 100 रुपए की अगर उसको बेचना थी, उसने उस पर लिखे कितने रुपए, 45% बढ़ा के लिखे, तो जाहिर सी बात है 145 लिखे होंगे। अब कह रहे हैं कि साथियों उसने 145 पर 40% की छूट दी। तो 145 पर अगर 40% की छूट दी जाएगी, यानी कि उस वस्तु को 60% में बेचा जाएगा। तो बस आपको इसको ही कैलकुलेट करके बताना है। देखिए 2 जीरो से आप इसे 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 टीम आपका 45 हो जाएगा, 2 से कट होगा साथियों 3 आ जाएगा। 29 तियां कितने होते हैं, 29 तियां की अगर बात करते हैं 3 निम 27 हो जाएगा, 3 दूना 6 7 8, यानी कि 87 यहां पर साथियों आ जाएगा। तो कह रहे कि ज्ञात कीजिए उसने निर्धारित मूल्य से कितने रुपए अधिक या कम मिले उसको। तो उसको तो अब 87 रुपए मिल रहे हैं, जबकि वो लिखे तो उसने 100 रुपए, तो 100 रुपए लिखे थे, 87 रुपए मिल रहे हैं, यानी कि 13 रुपए उसको साथियों कम मिल रहे हैं। 13 रुपए कम मिल रहे हैं, तो 13 रुपए कम कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कहा जा रहा है कि 7 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हुए 6 दिनों में 14 बक्से तैयार कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं। यदि प्रतिदिन 9 घंटे काम किया जाए तो 14 व्यक्ति को 18 बक्से पैक करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए यहां पर अगर पहली लाइन की बात करें, 7 व्यक्ति 7 घंटे काम कर रहे हैं और 6 दिन तक काम करते रहते हैं। क्या 7 व्यक्ति 7 घंटे काम कर रहे हैं और 6 दिनों तक काम करते रहते हैं, तो 14 बक्से तैयार करते हैं। कितना काम किया जा रहा है वो नीचे लिखोगे। उसके बाद कहेंगे साथियों क्या 9 घंटे काम किया जाए, है ना, 14 व्यक्तियों को 18 बक्से आ रहा है, तो वो चीज तो नीचे आ जाएगी जो काम किया जा रहा है। तो 14 व्यक्ति 9 घंटे काम करते हैं, 14 व्यक्ति 9 घंटे काम करते हैं, तो उनको कितने दिन लगेंगे। तो उनको साथियों कितने दिन लगेंगे, दिन यहां पर आ जाएंगे। इस पूरे को कैलकुलेट करके आपको बताना है साथियों दिन की वैल्यू क्या आएगी, और वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इस 7 से ये 14 कटेगा, 2 आ जाएगा, 2 से कटेगा ये आपका 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर अगर बात करें, ये 7 गुणा 3 आ गया। अब इस 18 की गुणा ऊपरी हो जाएगी, क्योंकि बराबर लिखा होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। और ये 14 गुणा 9 यहां पर आ जाएगा, 14 गुणा 9 यहां पर आ गया। इसको अगर कट करोगे 9 दूना 18 हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूना 14 हो जाएगा। 2 से 2 कटेगा तो 3 ही तो सिर्फ आपके पास बचेगा, यानी कि दिन कितने होंगे साथियों, 3 दिन होंगे। 3 दिन में साथियों वो काम हो पाएगा। तो 3 दिन कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए सवाल को और बताइए सही जवाब क्या होगा। कहने के यदि 644 की धनराशि को यहाँ पर तो 3 भागों में किसके अनुसार में विभाजित किया गया है, तो पहला भाग कितना, ये तो साथियों है नहीं, है ना, कोई दिक्कत नहीं साथियों, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर अगर बात करते हैं 3 भागों में, है ना, कुछ मिसिंग है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए अगर बात करें वो 3 भाग क्या क्या है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4, यानी कि एक धनराशि है 640 और 3 व्यक्ति हैं। तो एक को 1/2 अगर इसका मिलता है, दूसरे को 2/3, तीसरे को 3/4, तो पहले वाले को कितना मिलेगा, इस वाले को कितना
पूछा जा रहा है इसको कितना मिलेगा। देखिए अगर कभी भी ऐसा अनुपात हो ना तो हम सही अनुपात बनाते हैं, जिसके 1:2:3 कुछ इस टाइप का अनुपात बनाओ, जिसके 4:5:6 कुछ इस टाइप का। तो अगर आपको वैसा बनाना है इससे तो पता कैसे बनाएंगे, नीचे वाले जो नंबर होते हैं इनका एलसीएम निकालना होता है। 2 3 4 का आपको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। 2 एकम 2 3 ऐसे लिख दो, 2 दूना 4, 2 से कट करोगे 2 हो जाएगा, फिर 3 से एक बार कट करना पड़ेगा, 2 दूना 4, 4 तियां 12। तो अब सातों हर सब में 12 की आपको गुणा कराना, इसमें भी और सातों इसमें भी। अब इसको कट कराइए, देखिए 12 है, ये 2 है, 2 एकम 2, 2 छंग 12 हो जाएगा, यानी कि 6 आ जाएगा पहला भाग। 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 4 दूना 8 हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा। 4 तियां 12 और 3 तियां 9, 9 आ जाएगा, यानी कि पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग निकल आ चुका है। पहला भाग पूछा जा रहा है, यानी कि ये पूछा जा रहा है, तो 644 का आप साथियों पहला भाग निकाल दीजिए, ये वाला। अब इसका प्लस योग भी आएगा साथियों, 6 और 8 14, 14 और 9 23, यानी कि 23 आपका यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपको साथियों इसको कैलकुलेट कराना है, देखिए यहां पर मैं करा देता हूं। 644 आपका आ गया और साथियों 23 आ गया। 23 दूना कितना होता है, 46 होता है ना। फिर तियां कितना, तियां तो फिर ज्यादा हो जाएगा साथियों, 3 तियां 9, 69 हो जाएगा। तो 23 दूना ही रखिए साथियों, क्या 23 दूना ही रखिए, एक सेकेंड। अगर यहां पर हम लोग बात करें तो 23 दूना कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। अब यहां से देखिए कितना बचा, 14 में से 6 जाएगा, 8 बचा, यहां पर 1 बचा, 4 यहां पर लिख देंगे। अब 23 की गुणा सातु किससे कराएं बताइए मुझे, 23 की गुणा किससे कराएं, 100 इतना 184 एक तरीके से आ जाए। तो अगर सातु यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं, एक सेकेंड, 23 चौक कितना होता है, 92, ये तो बहुत फिर ज्यादा कराना पड़ेगा। 23 अट्ठों की अगर बात करें 84 होता है पूरा पूरा, तो 23 अट्ठे कितना हो जाएगा, 184 हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। तो अब सातु इस 28 की गुणा 6 से करा लीजिए। अगर आप 28 की गुणा 6 से कराते तो 168 आता है। Select the option that can be used as one word substitute for the given group of words। यानी कि ए स्पाइडर्स, क्या साथों लिखा हुआ, ए स्पाइडर्स होम, स्पाइडर्स का होम यानी कि स्पाइडर्स का मकान है ना। तो उसको साथों क्या कहा जाता है, इसको हिंदी की अगर बात करें इसको हम लोग कह सकते हैं मकड़ी का जाला। अरे भाई वही तो होता है स्पाइडर्स होम्स, मकड़ी का जाला। और मकड़ी के जाले को इंग्लिश में क्या कहा जाता है साथियों, तो एक तरीके से कॉबवेब कहा जाता है। कॉबवेब कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए कह रहे कि एंटोनिम बताइए पैटी का। तो पैटी का साथियों मतलब पता क्या होता है, छोटा। क्या पैटी का मतलब क्या होता है, छोटा होता है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, बिग हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों चौक का आपको सिनोनिम बताना है। तो चौक का मतलब क्या होता है साथियों, एक तरीके से बात करें किसी को कोई चौक मतलब रोकना, कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं साथियों रोकना कह सकते हैं। तो इसमें से चौक का सिनोनिम क्या हो सकता है, रोकने की इंग्लिश क्या हो सकती है साथियों, ब्लॉक भी तो कहते हैं रोकने को। उसके बाद देखिए कह रहे कि वन हु ट्रेवल्स ऑन फुट, क्या साथियों, वन हु ट्रेवल्स ऑन फुट यानी कि जो ट्रेवल कर रहा है, यात्रा कर रहा है फुट अपने पैरों पर, उसको क्या कहेंगे साथियों, पैदल यात्री कहेंगे। तो पैदल यात्री को इंग्लिश में क्या कहा जाता है साथियों, पेडेस्ट्रियन कहा जाता है। क्या पेडेस्ट्रियन कहा जाता है, ट्रियन कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, यानी कि इफ यू डोंट रिटर्न माई मनी, है ना, आई विल, अब यहां पर खाली जगह है, आई विल कैरी यू टू कोर्ट, या ड्रैग या पुश या लिफ्ट। तो यहां पर खाली जगह में साथियों ड्रैग आना चाहिए। क्या आएगा, पूरा सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, इफ यू डोंट रिटर्न माई मनी आई विल ड्रैग यू टू कोर्ट। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो यहाँ पर साथियों कुछ क्वेश्चंस आपने इंग्लिश के भी देखे, मैथ रीजनिंग मैथ्स के डीआई के देखे, जीके जीएस हिंदी के देखे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइए।